हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव एंड इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं S3 की स्टोरेज क्लासेस के बारे में। दोस्तों, यहाँ पे मैं एक चीज़ जो आपको बताऊं तो अपन जब भी अपना डेटा जो है वो स्टोर करवाते हैं अमेजन S3 पे, तो अपने को दो चीज़ होती है जो अपने को AWS से चाहिए रहती है। पहली अवेलेबिलिटी एंड दूसरा ड्यूरेबिलिटी। अवेलेबिलिटी तो सिंपल, आप जब आपका मन हो तब आप उस फाइल को तुरंत रिट्राइव कर लो मिली सेकेंड्स के अंदर। दूसरी चीज़ आपको क्या चाहिए रहती है? दूसरी चीज़ आपको ये चाहिए रहती है ड्यूरेबिलिटी। मीन्स आपने आपकी फाइल अगर वहां स्टोर की है तो वहां पे रहनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि AWS एक बड़ी सी स्माइल के साथ अपने को एक मेल डाले कि आपकी जो फाइल आपने यहाँ पे स्टोर की थी वो हमसे डिलीट हो गई है, हम आपको वो फाइल वापस नहीं दे सकते। अगर ऐसा होगा तो आप किसी को रिकमेंड करोगे? नहीं करोगे ना। ये जो चीज है ये भी नहीं होनी चाहिए। तो पहली चीज तुरंत रिट्राइव होना और दूसरी आपकी फाइल वहां पे एग्जिस्ट रहना, ऐसा नहीं कि डिलीट हो जाए। उस चीज को बोला जाता है ड्यूरेबिलिटी। तो अवेलेबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से AWS की अलग अलग स्टोरेज क्लासेस यहाँ पे हैं। आपको मैं मेरे स्क्रीन पे लेके चलता हूँ एंड यहाँ पे आप देखिए कुछ क्लासेस हैं जिनके बारे में मुझे आपको बताना है। बेसिकली मैं इसमें हर एक क्लासेस के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा जो काम की चीज है केवल वो बताने वाला हूँ। इस वीडियो को बिना काम में लेंदी नहीं करने वाला हूँ मैं, ठीक है। ये इस पूरे पेज के अंदर जो लिखा हुआ है बेसिकली आप वो पूरी की पूरी चीज इस टेबल से समराइज कर सकते हो। तो पहली चीज देखिए, AWS की जो अलग अलग क्लासेस हैं उनके नाम क्या है? S3 स्टैंडर्ड, S3 इंटेलिजेंट टियरिंग, S3 स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस, S3 वन जोन इनफ्रीक्वेंट एक्सेस, S3 ग्लेशियर इंस्टेंट रिट्राइवल, S3 डीप आर्काइव। ये कुछ अलग अलग क्लासेस हैं। अब इन सारी की सारी क्लासेस के अंदर एक चीज जो कॉमन है वो क्या कॉमन है वो मैं आपको बताऊं। ये जो चीज कॉमन है वो है ड्यूरेबिलिटी। ये ड्यूरेबिलिटी कितनी है? 11 टाइम 9 यानी 99.99999। इन शॉर्ट ये कुछ ऐसा है कि अगर आप अगर आपने 1 करोड़ ऑब्जेक्ट अगर S3 पे अपलोड किए हैं तो उसमें से कोई एक ऑब्जेक्ट हो सकता है कि मिस हो, बाकी ये नहीं होंगे ऐसा। तो ड्यूरेबिलिटी जो है S3 की बहुत अच्छी है, आप देख सकते हैं, ठीक है। और सब में हर एक क्लास के अंदर सेम ड्यूरेबिलिटी है। जितने भी S3 के जितने भी क्लासेस हैं सारी की सारी क्लासेस के अंदर केवल एक चीज कॉमन है कि आपका जो डेटा है उसको लॉस होने की पॉसिबिलिटी तो बहुत 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 ज्यादा कम है। डिजाइन फॉर अवेलेबिलिटी, यहाँ पे ये क्या चीज बता रहा है? अगर आपने कोई S3 पे आपका ऑब्जेक्ट डाला है तो वो आपको कितना जल्दी आपको तुरंत आप उसको रिट्राइव कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देखिए उसकी अवेलेबिलिटी रहेगी 99.99। मतलब अगर एक साल जो है एक साल का 99.99% निकालो या फिर एक साल का 0.01% निकालो तो वो हो सकता है कि 53 मिनट्स के आसपास ये बैठेगा अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो एक साल में केवल 53 मिनट के लिए आपको आपकी फाइल एक्सेसिबल हो सकता है, तुरंत ना हो सकता है 1 मिनट का डाउन टाइम आज आ गया या 1 सेकंड का आज आ गया, 1-2 सेकंड का कल आ गया। ऐसे अगर आप टोटल करोगे तो वो जाके इतना होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक साथ ही 53 मिनट के लिए बैठ गया डाउन, ऐसा नहीं होता। तो अवेलेबिलिटी भी बहुत ज्यादा हाई है। अगर आप यहाँ पे देखो तो इसकी अवेलेबिलिटी थोड़ी सी कम है। उसके बाद में एक चीज जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, अवेलेबिलिटी जोन। याद है आपको मैंने प्रीवियस वीडियोस में बोला है कहीं ना कहीं पे कि अगर आप एक फाइल को अपलोड करते हैं तो AWS बाय डिफॉल्ट उस फाइल को 3 या 4 अवेलेबिलिटी जोन के अंदर रिप्लिकेट कर देता है, जिससे अगर एक अवेलेबिलिटी जोन डाउन भी रहेगा तो आपको आपकी फाइल दूसरे अवेलेबिलिटी जोन में मिल जाएगी। स्टैंडर्ड टीयर के अंदर क्या होता है आप देखिए, यहाँ पे अगर आप S3 स्टैंडर्ड के अंदर ऑब्जेक्ट डाल रहे हैं तो 3 से ज्यादा अवेलेबिलिटी जोन के अंदर आपके जो S3 बकेट है उसको रिप्लिकेट करेगा। इसके बाद में आपको मिनिमम कैपेसिटी का चार्ज यहाँ पे S3 स्टैंडर्ड के अंदर नहीं है। अभी मैं केवल S3 की बात कर रहा हूँ, पहले मैं यहाँ तक के केस में मैं हर एक क्लासेस के बारे में बात कर रहा था। एंड इसके बाद में देखो फर्स्ट बाइट लेटेंसी, मिली सेकेंड के अंदर जैसे ही आपने क्लिक किया डाउनलोड और ओपन फाइल तो वो तुरंत रिट्राइव होना स्टार्ट हो जाएगी मिली सेकेंड्स के अंदर। तो ये जो चीज है ये आपको बता रहा है AWS, ठीक है। S3 स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूं मैं केवल और केवल। अब बात करते हैं S3 इंटेलिजेंट टियरिंग। इसके बारे में मैं सबसे एंड में बात करूंगा। अभी इसके बाद में बात कर लेते हैं S3 स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस। तो देखो S3 स्टैंडर्ड में तो क्या होता था, आपने तुरंत ट्राई किया और आपको आपकी फाइल तुरंत मिल जाती थी। इनफ्रीक्वेंट एक्सेस में क्या होगा, अगर आप इसको देखो तो इसमें ये भी सेम है और इसमें भी ये सेम है, इसमें भी दोनों के दोनों एकदम सेम है, ये भी एकदम सेम है ऑलमोस्ट। यहाँ पे देखो थोड़ा सा अलग क्या आया, यहाँ पे इस चीज का फर्क पड़ रहा है, दिख रहा है आपको? 128 KB आपका जो
ऑब्जेक्ट है उसकी इतनी मिनिमम साइज होनी चाहिए। अगर आपने 1 KB का ऑब्जेक्ट भी अपलोड कर दिया तो AWS 128 KB चार्ज करेगा। मिनिमम आपका ऑब्जेक्ट इतना होना चाहिए और यहाँ पे आपको रिट्राइवल चार्ज लगेगा। तो इनफ्रीक्वेंट एक्सेस में बेसिकली होता क्या है, इनफ्रीक्वेंट एक्सेस में बेसिकली ये होगा कि यूं मानो कि आपने आपके बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं वो डाल दिए। अब आपने जब आपके बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स डाल दिए तो आप उनको तुरंत एक्सेस कर रहे जा रहे हो, ठीक है, मतलब फ्रिक्वेंटली एक्सेस कर रहे हो आप। तो उस केस में तो आपको S3 स्टैंडर्ड बेस्ट है। लाइक आपकी एक ऐसी वेबसाइट है जिसमें आप फोटोज क्लिक करके डालते हैं एंड आपके जो क्लाइंट्स हैं उन फोटोज को फ्रिक्वेंटली देखते रहते हैं, किसने कौन सी फोटो डाली है, कौन सी फोटो डाली है, और उसके हिसाब से हो सकता है आपको काम मिलता हो। तो उस केस में S3 स्टैंडर्ड बेस्ट है। बट इनफ्रीक्वेंट एक्सेस आपकी कहाँ पे यूज आएगी, जहाँ पे आपने जो ऑब्जेक्ट डाले हैं वो फ्रिक्वेंटली एक्सेस ना होते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मेडिकल कॉलेज में एक पेशेंट आज आ गया, अब वो पेशेंट वापस से 6 महीने बाद आएगा, तो अब उसकी जो प्रिस्क्रिप्शन है वो फ्रिक्वेंटली एक्सेस नहीं हो रही है। S3 स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट यूज कर सकते हो। केस में बेसिकली होगा क्या कि इसमें आपको पैसा कम देना पड़ेगा, बट उसके अलावा यहाँ पे आपका देखो रिट्राइवल चार्जेस ऐड हो जाएगा, ऊपर से आपको ये रिस्ट्रिक्शंस मिलेंगी और मिनिमम स्टोरेज ड्यूरेशन जो है वो यहाँ पे 30 दिन की होगी ही होगी। तो इस तरीके से इनफ्रीक्वेंट एक्सेस आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो अगर आप चाहो तो। ठीक है, तो मैं एक बार वापस से समराइज करना चाहूंगा। अगर आप कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको आपको फ्रिक्वेंटली एक्सेस करना है, देन यू शुड यूज S3 स्टैंडर्ड। एंड अगर कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसको आप फ्रिक्वेंटली एक्सेस नहीं करने वाले हो, जैसे आज कर लिया और एक उसको आप एक्सेस करने वाले हो डायरेक्ट 20 दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, तो आप उस फाइल को अगर फ्रिक्वेंटली एक्सेस नहीं कर रहे हो देन यू शुड यूज S3 स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस। अब उसके बाद में बात करते हैं S3 वन जोन इनफ्रीक्वेंट एक्सेस। तो यहाँ पे केवल इतना सा अलग है इनफ्रीक्वेंट एक्सेस से कि यहाँ पे देखो अवेलेबिलिटी जो है 99.9 है और यहाँ पे 99.5 है। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन बेसिकली आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो जब भी आप कोई एक ऑब्जेक्ट अपलोड करते हो तो मैंने आपको बताया था कि वो 2 या 3 अलग अलग अवेलेबिलिटी जोन के अंदर आपको उसको रिप्लिकेट कर देता है। और बेसिकली होता क्या है कि अगर वो 2 या 3 अलग अलग अवेलेबिलिटी जोन में रिप्लिकेट हो रहा है तो जो बिल है वो आपको ही भारी पड़ने वाला है। आपका ऑब्जेक्ट जो है वो ज़्यादा स्टोरेज लेता है तो AWS आपको उस चीज़ का ज़्यादा चार्ज करता है। तो बेसिकली अगर आप कोई भी फाइल अपलोड करोगे इसके अंदर या फिर इसके अंदर, तो आपको पैसा थोड़ा सा ज़्यादा देना पड़ेगा और इसके अंदर ये पैसा और कम हो जाएगा, क्योंकि आपका जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो केवल और केवल एक अवेलेबिलिटी जोन में रहेगा। अब आपका अगर ऑब्जेक्ट एक अवेलेबिलिटी जोन में है और वो जोन डाउन हो जाता है, लाइक इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बंद हो गई, नेटवर्क जो केबल है वो कट हो गई, ऐसा तो कभी नहीं होगा, मैं आपको वर्स्ट कंडीशन बता रहा हूँ कि हाँ ऐसा हो सकता है। तो हो सकता है कुछ टाइम के लिए आपको एक्सेस ना हो आपकी S3, आपको हो सकता है कुछ देर के लिए आपको एक्सेस ना हो आपका S3 ऑब्जेक्ट। ओके, और जब वो ऑब्जेक्ट कुछ टाइम के लिए नहीं होगा तो इस केस में ये चीज़ ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि अभी आपका जो ऑब्जेक्ट है केवल एक अवेलेबिलिटी जोन में, अवेलेबिलिटी थोड़ी सी कम हो सकती है, इसीलिए इसको 99.5 यहाँ पे बताया गया है। अगेन ये सारी की सारी चीज़, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो मिनिमम कैपेसिटी जो होगी वो आपको इतने KB का मिनिमम चार्ज होगा। 30 डेज उसका मिनिमम स्टोरेज ड्यूरेशन होना चाहिए। रिट्राइवल चार्जेस, यहाँ पे भी आपको रिट्राइवल चार्जेस देना होगा, बट अगर वो अवेलेबल है अवेलेबिलिटी जोन तो आपको फर्स्ट बाइट तो वापस वही मिली सेकेंड्स के अंदर आपको रिट्राइव हो जाएगी। ग्लेशियर इंस्टेंट रिट्राइवल, ये क्या होता है? तो इस चीज़ को आप कहाँ यूज़ करेंगे? इस चीज़ को यूज़ करोगे आप बैकअप के तौर पे। आपको कोई भी डाटा अगर बैकअप में रखना है तो ये जो ग्लेशियर वाले जो 3 क्लासेस हैं ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा सेविंग मिलेगी। अगर सेविंग ज़्यादा मिल रही है तो कुछ ना कुछ तो फीचर्स हैं जो आपके लिए कम होने वाले हैं, ये बात भी फैक्ट है। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताऊंगा जो मैं रियल लाइफ में इस जगह पे यूज़ करता हूँ इन तीनों में। चलिए S3 ग्लेशियर, यहाँ पे आप देखिए वापस वही ड्यूरेबिलिटी, अवेलेबिलिटी। अब मेरे को ये चीज़ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ पे जो चेंज हुआ है यहाँ पे ये है कि आपने एक बार जो ऑब्जेक्ट डाल दिया उसका कॉस्ट वो 90 डेज़ का तो आपसे लेगा ही लेगा। ये चीज़ आपको आपके दिमाग में रखनी है। मतलब आपने एक फाइल डाल दी, उस फाइल की साइज़ अगर 1 KB है
तो सबसे पहले तो वो 1 KB की जगह कितने KB का चार्ज करेगा आपसे, 128 का, क्योंकि वो बोलता है कि मिनिमम मैं इतना तो चार्ज करूंगा। दूसरी चीज क्या बोलता है कि ऐसा नहीं है कि आज डाल दी और 3 दिन बाद डिलीट कर दी, नहीं, अब वो फाइल 90 डेज तक मेरे पास रहनी चाहिए। अगर 3 दिन में डिलीट भी कर दी तो मैं 90 डेज का चार्ज करूंगा। पर GB रिट्राइवल यहाँ पे भी वही है, अगर आप कोई भी डाटा रिट्राइव कर रहे हो तो आपको उसके हिसाब से कॉस्ट देनी पड़ेगी। मिली सेकेंड्स के अंदर आप उसको रिट्राइव करवा सकते हैं। यहाँ पे ये जो चीज़ है ये एक बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि आपकी कॉस्ट कम हो रही है और आप मिली सेकेंड के अंदर आपको आपका डाटा मिल जाएगा। अभी यहाँ पे ये देखिए S3 ग्लेशियर फ्लेक्सिबल रिट्राइवल। फ्लेक्सिबल रिट्राइवल में क्या होगा, यहाँ पे आपको और ज़्यादा आपको थोड़ा पैसा कम देना पड़ेगा, बट यहाँ पे एक जो चीज़ है वो आपको देखने लायक है, मिनट्स एंड आवर्स। तो आप यहाँ पे देखिए, अगर आप आपका ऑब्जेक्ट रिट्राइव भी कर रहे हैं तो आपको मिनट्स और घंटे तक का टाइम लग सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आपका वो डाटा डालना है जो, अगर आपको ऐसा है कि आप अभी रिक्वेस्ट कर दो 2-3 घंटे बाद भी आपको मिल रहा है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हाँ भाई ठीक है मैं इतना वेट कर लूंगा, बट बिना काम में मैं इनमें से किसी एक टीयर के अंदर रख के ज़्यादा पैसा क्यों दूं, क्योंकि मेरे को तो ये ज़रूरत ही नहीं है। इस चीज़ का सबसे अच्छा यूज़ जो मैं कर रहा हूँ मेरे रियल लाइफ में, वो मैं यूज़ करता हूँ मेरे शादी का वीडियो, राइट। तो मेरे जो शादी की जो वीडियो का जो मेरे शादी का जो वीडियो है वो मुझे ऐसा है कि वो कभी भी डिलीट तो नहीं होना चाहिए, मेरे पास रहना चाहिए लाइफ टाइम। अब वो अगर मेरे पास लाइफ टाइम रहेगा तो मैं यहाँ पे भी उस इनमें से किसी भी लोकेशन पे डाल सकता हूँ, बट यहाँ पे अगर मैं किसी भी लोकेशन में उसको डालता हूँ तो मेरे को ज़्यादा पैसा पे करना पड़ता है। तो मैंने उसको सोचा कि मैं उसको इस वाले टीयर के अंदर डाल देता हूँ, क्योंकि ये जो टीयर है यहाँ पे मेरे को मंथली पैसा थोड़ा कम देना पड़ेगा। और मेरे को ऐसा है कि ऐसा तो है नहीं कि मेरे को तुरंत अभी देखनी है और अगले 5 मिनट में ही देखनी है। मेरा ऐसा है सुबह डाउनलोड करूंगा, ठीक है यार रात तक देख लेंगे, रात तक भी नहीं तो कल देखनी है तो आज डाउनलोड पे लगा देंगे, राइट, ऐसा कुछ। तो वो ऐसे मैं यूज करता हूँ, बट उस चीज के लिए मैं ये वाला टीयर भी यूज नहीं करता, क्योंकि इससे भी सस्ता एक टीयर और है जो ये वाला टीयर है, तो मैं इस जगह पे मैं उसको यूज कर सकता हूँ। तो आपका अगर कोई ऐसा यूज केस है जहां पे आपकी कोई फाइल है वो आपको तुरंत नहीं चाहिए तो आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, एंड डीप ग्लेशियर में यहाँ पे क्या है, डीप आर्काइव के अंदर भी ऑलमोस्ट सब चीज सेम है। यहाँ पे आपको टाइम 5 से 12 घंटे तक का लग जाएगा किसी एक ऑब्जेक्ट को रिट्राइव होने में। अब एक चीज जो मैंने यहाँ पे छोड़ दी थी, S3 इंटेलिजेंट टीयरिंग, ये चीज मैंने छोड़ दी थी कि इसको सबसे लास्ट में लूंगा। इसका रीजन क्या था कि मैं जब इसको एक्सप्लेन करूंगा तो आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए इन सब के बारे में। ठीक है, तो अभी तक इतना आइडिया तो आपको समझ में आ गया होगा। S3 स्टैंडर्ड जो कि बाय डिफॉल्ट होता है और सबसे ज़्यादा कॉस्ट यहाँ पे आपको लगती है। ठीक है, उसके बाद में इनफ्रीक्वेंट एक्सेस है, इसके अंदर आपको मिनिमम इतना KB का तो ऑब्जेक्ट आपको डालना ही रहेगा, या इतना तो ये आपसे चार्ज करेगा ही करेगा। ठीक है, जब आप इनफ्रीक्वेंटली किसी ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर रहे हो तो। उसके बाद में वन जोन, ये सारा बता दिया, एंड ये सबसे महंगा है, उससे सस्ता, उससे सस्ता, उससे सस्ता, एंड सो ऑन। तो S3 इंटेलिजेंट टीयरिंग अपन कभी यूज करेंगे तो यूं मानिए कि आपको पता नहीं है कि आपके पास जो डाटा आने वाला है उसको यूजर फ्रिक्वेंटली एक्सेस करने वाला है, इनफ्रिक्वेंटली एक्सेस करने वाला है, या साल में केवल 1 या 2 बार एक्सेस करने वाला है, आपको कुछ भी नहीं पता। अब आप क्या चाहते हैं, ये चीज आप AWS को बोल दो कि AWS आप ही इस चीज को संभाल लो, मेरे को पता नहीं है। तो AWS क्या करेगा, AWS आपके बकेट के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट आएंगे उन सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स मॉनिटर करेगा, और वो ये देखेगा कि यार ये जो फाइल है ये पिछले 30 दिनों से एक बार भी किसी ने इसको एक्सेस नहीं किया, तो वो उसको S3 स्टैंडर्ड से मूव करवा देगा S3 इनफ्रीक्वेंट एक्सेस में। फिर वो ये देखेगा कि यार ये जो फाइल है पिछले 60 दिन में भी किसी ने एक्सेस नहीं किया, तो वो उसको मूव करवा देगा ग्लेशियर के अंदर। एंड ऐसे वो आपकी जो स्टोरेज क्लासेस हैं वो ऐसे खुद मूव करेगा, और आपके लिए जो कॉस्ट है वो अपने आप सेव हो जाएगी, आपको वरी रहने की जरूरत नहीं है। बट यहाँ पे एक चीज, जब आपको AWS आपके ऑब्जेक्ट मॉनिटर करेगा तो आपको मॉनिटरिंग का कॉस्ट देना रहेगा, बट वो एक बहुत छोटा अमाउंट रहता है जो आपकी आपका बहुत बचत करवा देगी ये जो चीज है। ठीक है, तो ये जो चीज होती है ये होती है S3 इंटेलिजेंट टीयरिंग। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाला हूँ कि ये जब आप कोई भी ऑब्जेक्ट अपलोड करोगे तो कहाँ पे आप ये S3 के जो स्टोरेज क्लासेस है कहाँ पे आप ये बता सकते हो कि ये ऑब्जेक्ट किस क्लास के अंदर जाएगा। तो ये जो चीज़ें ये मैं आपको बताने वाला हूँ अगले वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।